हेलो स्टूडेंट। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रजनी रेकवार फ्रॉम मेकल सुता कॉलेज डिंडोरी। जैसा कि कल मैंने यूरोमेस्टिस के सांडा के बारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अपने वीडियो में जानकारी दी थी। यूरोमेस्टिस जिसे सामान्य भाषा में सांडा कहा जाता है और यह उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी और पश्चिमी अमेरिका के रेगिस्तानी क्षेत्रों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। और यह कोमल तीले रेगिस्तान में पाए जाते हैं। और वैसे तो ये हर्बीवोरस रहते हैं, मतलब पत्तियों को खाते हैं, लेकिन कभी कभी ये छोटे कीड़े मकोड़ों या छोटे पक्षियों को भी खा खा लेते हैं। और इसके अलावा ये शांत मौसम के दौरान सुस्त गहरे रंग के दिखाई देते हैं, लेकिन गर्म मौसम में हल्के रंग के हो जाते हैं। इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, इसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया था कि इसकी बॉडी जो होती है वो सिर, धड़, हेड, ट्रंक एंड टेल में डिस्ट्रीब्यूट होती है। हेड पार्ट जो होता है, हेड पार्ट में वन पेयर ऑफ आईज, नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ पाया जाता है। और इसके बाद ट्रंक में फोरलिम हाइंड लिम्स पाए जाते हैं, फोरलिम हाइंड लिम्स में क्लॉज पाए जाते हैं। और इसके बाद इसकी पूंछ पर स्पिन्स होते हैं या कांटेदार पूंछ होती है, और इसकी कांटेदार पूंछ जो होती है वही इसकी सही पहचान होती है। आज मैं आपको यूरोमेस्टिस के रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के बारे में जानकारी दूंगी। यूरोमेस्टिस चूंकि ये एरियल यूरोमेस्टिस शुष्क प्राणी होते हैं, अर्थात शुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाले रेप्टाइल्स होते हैं। इसलिए इनका जो श्वसन तंत्र होता है, इनमें सदैव वायवीय पल्मोनरी श्वसन पाया जाता है, यानी इनमें श्वसन की क्रिया केवल फेफड़ों में संपन्न होती है। इनकी त्वचा सूखी और खुरदरी होती है, इसीलिए इनकी त्वचा के द्वारा श्वसन नहीं होता। इनमें श्वसन होता है नासा छिद्र से फेफड़ों के द्वारा, इनमें श्वसन पाया जाता है। इनकी सिस्टमेटिक पोजीशन देख लेते हैं। ये फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास रेप्टिलिया, ऑर्डर स्क्विमेटा, फैमिली एगिमाइटी और जीनस यूरोमेस्टिस के सदस्य होते हैं। चलिए हम इसके श्वसन तंत्र के बारे में आपको जानकारी देते हैं, जो कि एक डायग्राम के द्वारा बताते हैं। सबसे पहले हम यूरोमेस्टिस, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ यूरोमेस्टिस। यूरोमेस्टिस का श्वसन तंत्र जो होता है उसमें निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी पैसेज और लंग्स, इन दो अंगों से मिलकर बना होता है मेनली। उसके बाद रेस्पिरेटरी पैसेज में एक्सटर्नल इंटरनल नेयर्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया होता है। इसके बाद और इसका सेकेंड ऑर्गन जो होता है वो लंग्स होता है। तो इसको डायग्राम के द्वारा हम इसकी रचना और क्रियाविधि देख लेते हैं। इसके डायग्राम में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूरोमेस्टिस नासा छिद्र के द्वारा या नॉस्ट्रिल्स के द्वारा ये श्वसन की क्रिया करता है। इसमें बाह्य और आंतरिक नासा छिद्र पाए जाते हैं। एक जोड़ी बाह्य नासा छिद्र पाए जाते हैं जो अंदर की तरफ नेजल चैम्बर्स में खुलते हैं। और नेजल चैम्बर्स जो होते हैं वो मुकुइका में एक जोड़ी गोल आंतरिक नासा छिद्रों के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। ये नेजल चैम्बर्स अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन से पूरा कवर्ड हो रहते हैं। और नासा छिद्र के पास मेम्ब्रेन नासा छिद्रों के पास यह मेम्ब्रेन फूलकर वॉल्व के आकार की रचना बनाती है। ये बिल बनाते समय अपने नासा छिद्रों को, मतलब नेजल पोर को बंद कर लेती है। अब नेजल पोर के बाद सबसे पहली रचना आती है लैरिंग्स। बक्कोफेरेंजियल कैविटी, जो बक्कल कैविटी होती है, और बक्कोफेरेंजियल कैविटी में एक दरार के समान छिद्र पाया जाता है जिसे ग्लॉटिस कहते हैं। ये बक्कल कैविटी से लैरिंग्स के द्वारा ये कहाँ को लैरिंग्स में खुलते हैं। ग्लॉटिस के द्वारा लैरिंग्स में खुलते हैं। लैरिंग्स में ही वास्तविक श्वसन मार्ग प्रारंभ होता है। और इसकी दीवार एरिनाइड तथा क्रिटिकॉइड कार्टिलेज की बनी होती है। देखिए सबसे ऊपरी रचना जिसमें इसकी दीवार एरिनाइड और क्रिटिलाइड कार्टिलेज से अवलंबित होती है। इसमें चारों ओर दो दो जोड़ी पेशियां पाई जाती हैं। चारों ओर दो दो जोड़ी पेशियां पाई जाती हैं। इसमें इसके इनर मस्कुलर कंप्रेसर लैरिंग्स जो अंदर की ओर पाई जाती है, जो स्फिंक्टर के रूप में कार्य करती है, तथा आउटर मस्कुलर डायटर लैरिंग्स जो ग्लॉटिस को फैलाने का कार्य करती है। अब लैरिंग्स नीचे की ओर खुलते हैं ट्रैकिया में। लैरिंग्स के पीछे की ओर सिलिंड्रिकल नलिका ट्रैकिया कहलाती है। ये लंबी सिलिंड्रिकल जो नलिका दिखती है वो ट्रैकिया कहलाती है, जो ग्रेविया से पूरी लंबाई में एसोफेगस के वेंट्रल तल पर स्थित होती है। ट्रैकिया की दीवार पूरी लंबाई में कार्टिलेज के पूर्ण गोलाकार छल्लों के द्वारा अवलंबित होती है। ये छल्ले ट्रैकिया की दीवार को पिचकने या दबने से रोकते हैं। इन छल्लों का काम रहता है ट्रैकिया की दीवार को स्थिर रखना। ट्रैकिया पीछे की थोरेसिक कैविटी में प्रवेश करके दो सक्रिय रचनाओं, दाएं तथा बाएं ब्रोंकस में विभाजित हो जाता है। ये ट्रैकिया आगे जाकर टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसमें से एक कहलाता है आपका लेफ्ट ब्रोंकस बायां भाग, और राइट ब्रोंकस दायां भाग।
अब ये ब्रोंकस आगे जाकर फेफड़ों में खुलते हैं। यूरोमेस्टिस में ये शाखाएं पूर्ण कार्टिलेजिनस छल्लों द्वारा अवलंबित होती। प्रत्येक ब्रोंकस अपनी ओर के फेफड़ों में उसके अग्रसिरे में प्रवेश करता है। ट्रैकिया दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये आगे जाकर अपने फेफड़ों में खुलता है। अब फेफड़े, यूरोमेस्टिस में एक जोड़ी फेफड़े इसके मुख्य श्वसन अंग होते हैं। ये थोरेसिक कैविटी में हार्ट के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा लंबा तथा मूली के समान, खोखले थैले के समान होता है। इसकी दीवारें पतली, नचीली तथा नारंगी रंग की रुधिर वाहिनियों से युक्त होती हैं। दोनों फेफड़े आकार में समान होते हैं। प्रत्येक फेफड़े की आंतरिक सतह में एक कोमल सेप्टा से उठी होती है। आपस में मिलकर असंख्य छोटे छोटे कोशों एल्वियोलाई का निर्माण करते हैं। इस प्रकार ये फेफड़े स्पंज के समान रचना प्रस्तुत करते, मतलब इनमें संकुचन शिथिलन होता रहता है। इन्हीं एल्वियोलाई की दीवार द्वारा रुधिर गैसों का आदान प्रदान होता है। सामान्यतः फेफड़ों का कार्य क्या रहता है? गैसों का आदान प्रदान करना। प्रत्येक फेफड़े का अग्र छोटा तथा मोटा वेस्कुलाइड होता है, क्योंकि इसके भाग में पश्च भाग की तुलना में एल्वियोलाई सुविकसित होती है। और प्रत्येक फेफड़े के अग्रभाग की में पश्च भाग की तुलना में जो आगे का पार्ट जो होता है वह पीछे के पार्ट की तुलना में अधिक श्वसन क्रिया करता है, श्वसन क्रिया अधिक होती है। हाई वर्टिब्रेट्स एनिमल की तरह ये लिजर्ड जो होते हैं, इनमें ब्रोंकस फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद ब्रेंक्यूलस में ब्रांच्ड नहीं होता। मतलब ब्रोंकस जो होते हैं वो जैसे ही फेफड़ों में प्रवेश करते हैं वो यहाँ पर एंड हो जाते हैं। इसके बाद ये सेमी ब्रांच में कन्वर्ट नहीं होते। प्रत्येक फेफड़े में अशुद्ध या जिसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी धमनी के द्वारा लाया जाता है और शुद्ध करने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी सिरा के द्वारा एकत्रित करके हृदय के माया आरिकल को दे दिया जाता है। इस प्रकार से इसमें श्वसन क्रिया चलती रहती है। श्वसन क्रिया में सबसे पहले नॉस्ट्रिल से नेजल चैम्बर में एयर आती है, या नॉस्ट्रिल से नेजल चैम्बर के बाद ग्लॉटिस के द्वारा बक्कोफेरेंजियल कैविटी से होती हुई लैरिंग्स में पहुंचती है। लैरिंग्स से या ट्रैकिया से होती हुई लेफ्ट और राइट ब्रोंकस के द्वारा लंग्स में पहुंचते हैं। इस लंग्स में गैसों का आदान प्रदान होता है और ये गैसों का आदान प्रदान करने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें पल्मोनरी धमनी द्वारा लाया जाता है तथा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी सिरा के द्वारा एकत्रित करके बाएं आरिकल को दे दिया जाता है। इस प्रकार ये लंग्स जो होते हैं वो गैसों का आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं। चूंकि ये रेप्टाइल्स होते हैं और रेप्टाइल्स में हमेशा आरबी वाईबी आरबी एरियल या पल्मोनरी श्वसन पाया जाता है, क्योंकि इनमें श्वसन की क्रिया केवल फेफड़ों के द्वारा होती है। क्योंकि इनकी त्वचा सूखी होती है, इसीलिए ये कभी त्वचीय श्वसन नहीं करती, या इंटेग्यूमेंट रेस्पिरेशन जो होता है वो इनमें नहीं होता। इनमें रेस्पिरेशन की क्रिया जो होती है वो केवल लंग्स के द्वारा होता है। ठीक है, तो बच्चों आज मैंने आपको यूरोमेस्टिस के रेस्पिरेटरी सिस्टम की जानकारी दी और आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगी। थैंक यू।